दोस्तों, इतवार का दिन था। दिल्ली के एक वृद्धा आश्रम में एक बुजुर्ग दंपति एक दूसरे का हाथ थामे हुए गेट की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 18 से 20 साल की होती है, वह सामने से आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर दोनों बुजुर्ग मुस्कुराने लगते हैं, आंखों में चमक आ जाती है। लड़की उनके पास आती है और उनके पैर छूती है। तभी वृद्ध दादा और दादी उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके सिर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। लड़की उनसे हालचाल पूछती है आप कैसे हैं, बैठती है पास में। बात करने के बाद जो वृद्ध दंपति थे वो दोनों बोलते हैं, बेटी अब हमारी चिंता छोड़ो और अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो जैसा चल रहा है वैसा सब ठीक है। लड़की भी उनसे काफ़ी देर तक घुल-मिल के बातें करती है। उसको उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और उनका भी मन बहल जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भाव विभोर करने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर कहानी जरा सी भी आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रामनिवास जी की, जो कि बिहार से दिल्ली काम के सिलसिले में आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद वो फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। काम करने के साथ साथ उनको इलेक्ट्रीशियन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था और 1980 में उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल दी। अब दुकान धीरे धीरे वो चलने लगती है, दुकान भी चल पड़ती है। फिर वो दुकान नौकरी छोड़ के दुकान करने लगते हैं। दुकान धीरे धीरे चलने लगती है। उसके बाद वो एक मकान खरीद लेते हैं। मकान खरीदने के बाद जो बिहार में उनकी फैमिली थी, 2 बेटे और उनकी पत्नी, उनको भी वो बिहार से अपने साथ ले आते हैं। चारों लोग मिलजुल कर घर में रहने लगते हैं और दुकान चलाते हैं। धीरे धीरे और उन्नति होती है। एक दुकान से एक दुकान और बना ली जाती है। एक एक दुकान दोनों बेटों को देके रामनिवास जी उनकी मदद करने लगते हैं। सन 1995 में दोनों बेटों की शादी हो जाती है। जब दोनों बेटों की शादी हो जाती है, उनकी पत्नी आ जाती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद जैसे उनको लगता है कि जो उन्होंने पहले घर बनाया हुआ था, अब वो घर उनके लिए छोटा पड़ने लगता है। तो रामनिवास जी दोनों बेटों के लिए एक एक फ्लैट और ख़रीद लेते हैं, जो कि उनकी कीमत 70, 80 लाख रुपए की होती है। दोस्तों, फ्लैट खरीदने में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का उन पर कर्जा हो जाता है, जो कि वो बाहर से पैसा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे कमाते हैं, कमाएंगे और उनका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोनों बच्चों ने एक एक फ्लैट ले लिया। दोनों बच्चों को एक एक दुकान मिल चुकी थी। लेकिन जब पैसा चुकाने की बारी आई तो दोनों बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और पैसा चुकाने से इनकार कर दिया। अब जो कर्जा जिन लोगों से लिया गया था, अब वो अपना पैसा मांगने लगते हैं। वो पैसा रामनिवास जी के जवान से आया हुआ था, तो वो पैसा रामनिवास जी को वापस करना था। लेकिन रामनिवास जी के पास तो पैसा था ही नहीं। उन्होंने बेटों से कहा, बेटों ने साफ इनकार कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोई पैसा नहीं दे सकते। आपने पैसा लिया है, पैसा आपको देना है, कहाँ से देंगे हमें पता नहीं, आप जानो और आपका काम जाने। रामनिवास जी बहुत परेशान रहने लगे। आखिर में उन्होंने एक प्लान बनाया और वो वहाँ से बिहार के लिए जाते हैं। बिहार में पुश्तैनी घर था, पुश्तैनी ज़मीन थी। बिहार में जाके रामनिवास जी ने वो पुश्तैनी ज़मीन और मकान बेच दिया। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का गांव की ज़मीन को बेचकर पैसा लेकर आए और जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था उनको वापस कर दिया और अपने कर्जे से उन्नतर हुए। ऐसा करने के बाद रामनिवास जी एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, बड़े सोच में बैठे हुए थे। तभी वो अपने पोते से बोलते हैं, बेटा अब मुझे हरिद्वार नहाने जाना है और मेरा मन है कि सारा काम निपट गया है और
हम हरिद्वार नहाकर आना चाहते हैं। अब प्रिंस बोलता है, दादाजी आप अकेले हरिद्वार कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको हरिद्वार नहा के लेके आता हूँ। हरिद्वार के लिए प्रिंस, दादा और दादी तीनों लोग चले जाते हैं। हरिद्वार नहा के आते हैं। जैसे वो अपने घर आते हैं हंसी खुशी से रहने लगते हैं। करीब 15 दिन गुजरते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद एक दिन दादाजी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तभी उनकी बड़ी बहू जो कि प्रिंस की माँ थी, वो उनसे बोलती है कि आप पूरे दिन यहीं बैठे रहते हो, दुकान पर क्यों नहीं चले जाते हो। ये सुनने के बाद रामनिवास जी बोलते हैं, क्या इस उम्र में मैं अब दुकान पर जाऊं, मैंने अब तक काम किया, क्या वो कम नहीं है। अब इस उम्र में मेरे पे कोई काम नहीं होता। मेरी लगभग उम्र 66 साल की हो चुकी है और मैं अब इस उम्र में क्या काम करूंगा दुकान पे। अब बहू बोलती है कि अगर काम नहीं करेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। रामनिवास जी बोलते हैं, क्या इस उम्र में ही मुझे अब काम करना पड़ेगा तभी मेरे को खाना मिलेगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या। तो बड़ी बहू बोलती है कि शहर का तो यही नियम होता है, काम करते हैं तो खाना मिलता है, वरना कहाँ से आएगा। रामनिवास जी बोलते हैं कि अगर मैं सरकारी नौकरी में होता तो इतनी उम्र पे तो मुझे सरकार भी 5-6 साल पहले रिटायर कर चुकी होती। तो बहू बोलती है कि अगर तुम सरकारी नौकरी में होते तो कम से कम पेंशन तो आती, अब तो आपकी पेंशन भी नहीं आती है, पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, बस खाते हो और बैठे रहते हो। ये बात सुन के रामनिवास जी की आंखों में आंसू आने लगे, बहुत दुखी हो गए और वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। उनकी पत्नी का नाम था कमला। बोलते हैं, कमला ये क्या बोल रही है। तो कमला बोलती है कि ये छोड़ो इनकी बातों को, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, मेरे से तो ऐसे ही रोज़ बोलती है, अब इसकी बातों का क्या लेना। लेकिन रामनिवास जी को ये बातें चुभ जाती हैं, उनके दिल पर लगती हैं। वो बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तक ऐसा था तो तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। अब ये सारी बातें हम शाम को बेटे के साथ बात करेंगे। शाम को बड़ा बेटा आता है और जब वो बेटे से बात करते हैं कि बेटे आज तेरी पत्नी ने हमें इस तरीके से कहा है और वो कहती है कि मैं काम करूं, क्या अब इस उम्र में मैं काम करता हुआ अच्छा लगूंगा। तो बेटा बोलता है कि नहीं, आप फालतू की बातें मेरे से ना करें, वो पूरे दिन तो काम करती है घर में, शाम को मैं जब घर में आता हूँ तो आपकी मैं फालतू की बातों को सुनूं। आप घर में रहते हो, बैठे रहते हो और फालतू की इन बातों को करते रहते हो। लड़के ने भी मुंह तोड़ के जवाब दे दिया। रामनिवास जी को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा भी मेरे से इस तरीके से बात करेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बड़े बेटे की ऐसी बातों को सुना, उनके दिल पर और ज़्यादा छुरी जैसे चलने लगी और वो बहुत दुखी हो गए। दुखी होने के बाद ये सारी बातों को प्रिंस भी सुन रहा था। जब प्रिंस ने देखा कि दादा और दादी से किस तरीके से बातें मम्मी और पापा करते हैं, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता। दादाजी बड़े दुखी होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिंस जब ये सब कुछ देख रहा था तो कोई बात नहीं, वो दादाजी के पास जाता, बोलता दादाजी कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, मम्मी का तो दिमाग ख़राब है, आप एक काम करो, चलो हम और आप अब घूमने के लिए बाहर चलते हैं। और घूमने के बहाने से वो रोड की तरफ निकल जाते हैं। तो प्रिंस और दादाजी आपस में बातें करते हैं। दादाजी उनको सारी बातें बताते हैं अपने जवानी के दिनों से, कैसे उन्होंने बिहार से आकर दिल्ली में अपने पैर जमाए थे, कैसे उन्होंने नौकरी करी थी, फिर उन्होंने दुकान डाली थी, फिर एक दुकान से 2 दुकान करी थी, फिर मकान खरीदा और अपने परिवार को लेकर आए थे। किस तरह से कितनी कठिन मेहनत करने के बावजूद उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया था। और आज वृद्धावस्था में उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि 2 रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बेटा सुनता नहीं है और जो बहू है वो ताहने मारती है। अब इस बात पर प्रिंस बोलता है, दादाजी कोई बात नहीं, आप मम्मी की बात को बुरा ना माने, पापा जी भी समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़े दिन की बात है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो हम साथ साथ मिलकर रहेंगे, मम्मी पापा से हम अलग रहेंगे। लेकिन प्रिंस तो बच्चा था, लेकिन दादाजी को ये बातें बहुत चुभ रही थी, दादाजी के दिल में बहुत बड़ा घाव कर रही थी। शाम को दादाजी अब घर आ जाते हैं, रात को सोने के लिए जाते हैं, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आती। फिर वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एक बेटा है जो नहीं समझ पा रहा, कल एक काम करते हैं, छोटे बेटे के पास जाएंगे, हमारा तो एक और भी बेटा है, उसके साथ रह लेंगे। सुबह होती है, दोनों
बुजुर्ग दादा और दादी दोनों छोटे बेटे के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उसके घर जाते हैं दोस्तों, कि वहाँ पर और ज़्यादा माहौल गर्म था और ज़्यादा माहौल ख़राब था। जैसे ही उसके घर में एंटर करते हैं, छोटी बहू बोलती है, क्यों आ गए? सारा कुछ जो था उस सब को तो बेच आए हो, अब क्या लेने आए हो? यहाँ क्यों आए हो? ये बात सुनकर वो बोलते हैं, क्या बेच आए हो तो क्या हुआ? क्या ये दुकान, ये फ्लैट, ये सब मेरा दिया हुआ नहीं है? क्या ये मैंने नहीं बनाया है? तो बहू बोलती है, तो क्या इसको भी लेने आए हो? ले जाओ, इसको भी ले जाओ। क्या अपने पति का नाम लेती है? क्या इन्होंने कोई काम नहीं किया? इन्होंने अब तक जो मेहनत की, इनका पैसा कहाँ है? यहाँ मुंह उठा के चले आए हो। इस पर दादाजी बोलते हैं, मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए? रामनिवास जी को बहुत दुख होता है। बोलते हैं, मैंने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, दुकान इनके लिए डलवाई, फ्लैट खरीद के मैंने दिया, लेकिन आज क्या मेरे लिए 2 रोटी नहीं है? क्या मैं 2 रोटी खाऊंगा? 2 रोटी मेरी ये पत्नी खाएगी। क्या इसके लिए तुम्हारा क्या खजाना खाली हो जाएगा, या तुम्हारे ये फ्लैट को हम खा जाएंगे? लेकिन छोटी बहू बोलती है, कुछ भी हो, हमारे पास कोई खाना नहीं है। दोस्तों, प्रिंस ये सब देख रहा था। प्रिंस को भी बहुत बुरा लगता है कि दादा दादी के साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों, शाम को जब छोटा बेटा घर आता है तो दादाजी ने ये सारी बातें अपने छोटे बेटे को बताई। उसने भी उल्टा ही जवाब दे दिया, तुम्हारे में तो फालतू की बातें आती हैं, कोई तुमसे कुछ नहीं कहता, तुम्हें बैठ के खाया भी नहीं जाता, और आने की देर नहीं हुई मेरे कानों में और तुमने ये कहना शुरू कर दिया, वो कहना शुरू कर दिया, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उनको बहुत दुख होने लगा। रामनिवास जी बोले कि बेटों के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आज मेरी 2 रोटियों के लिए कितने मुझे उल्हाने सुनने पड़ते हैं। इधर प्रिंस का MBA में दाखिला हो जाता है। MBA की पढ़ाई करने के लिए प्रिंस चला जाता है, और घर पे दादा दादी के साथ दोस्तों बहुत बुरा सलूक होने लगता है। यहाँ तक कि बात बात पर उनके साथ मारपीट होने लगती है। बहुत ही बुरे हालात होते हैं। प्रिंस को पता चलता है, प्रिंस अपनी आंखों से देख लेता है। तो प्रिंस दादा और दादी को बोलता है, दादाजी आप एक काम करो, इनके साथ में अगर आप इस तरह रहोगे तो बहुत बुरा सलूक आपके साथ ही करते रहेंगे, क्यों ना एक ऐसी जगह ढूंढ ली जाए जहाँ पर आप लोग बड़े सुकून से रह सकें। तो प्रिंस दिल्ली में पता लगाता है एक वृद्धाश्रम के बारे में, और दादा और दादी को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और बोलता है, कोई बात नहीं दादाजी, मैं आपके पास आता रहूँगा, आप यहाँ पर सुकून से खाना खा पाएंगे और रह पाएंगे। आपको यहाँ कोई भी मार पीट करने वाला नहीं होगा, कोई भी आपको उल्हाने देने वाला नहीं होगा। प्रिंस उनको वृद्धाश्रम में छोड़ कर आता है और अपनी MBA की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, हर हफ्ते प्रिंस उनसे मिलने के लिए जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद 2018 आ जाता है और प्रिंस की MBA कंप्लीट हो जाती है। जब MBA कंप्लीट हो जाती है तो एक दिन प्रिंस अपने साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को लेकर दादा और दादी जी से मिलने के लिए जाता है। दादा दादी उस लड़की को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। प्रिंस को देख के, लड़की को भी देख के बहुत खुश होते हैं। दादाजी पूछते हैं, बेटा ये लड़की कौन है? बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। तो प्रिंस बता देता है कि दादाजी ये मेरी एक दोस्त है, मेरे साथ पढ़ती है और ये आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इसको आपसे मिलाने के लिए ले आया हूँ। दादा और दादी समझ जाते हैं कि ये इसके साथ पढ़ती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दोस्तों, ज़माना देखा है उन्होंने, वो सब कुछ समझ गए कि ये बेटे से मोहब्बत करती है। दादी जी बोलती है, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सोहनी है, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे दादी जी बोलती है और दोनों को आशीर्वाद देती है। अब इधर प्रिंस का सिलेक्शन हो जाता है, कनॉट पैलेस में जॉब लग जाती है। अब जैसे ही उसकी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग के लिए उसे महाराष्ट्र में जाना होता है। वो एकदम उदास बैठा हुआ होता है। कनक आती है, उस लड़की का नाम कनक था। कनक पास आती है और बोलती है, उदास क्यों बैठे हो? बताता है कि मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं अपने दादा और दादी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, नहीं जा सकता, चाहे मुझे नौकरी मिले या ना मिले। दादा और दादी जी मेरे बहुत अकेले हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, घर पे वो जा नहीं सकते हैं और वृद्धाश्रम में वो मेरा इंतज़ार करते हैं, मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो कनक बोलती है, तुम परेशान मत हो,
तुम मुझे अपना समझो और जैसे तुम अपने दादी जी का ख्याल रखते हो उसी तरीके से मैं भी आपके दादा और दादी जी का ख्याल रखूँगी। आप बेचिंता अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा सकते हो। मैं दादा और दादी का पूरी तरह ख्याल रखूँगी। दोनों लोग वहाँ से दादा और दादी जी के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि मेरी ट्रेनिंग है, मुझे ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र जाना है। तो दादी जी और दादाजी दोनों रोने लगते हैं, बोलते हैं बेटा एक तू ही तो था जिसकी वजह से हम जी रहे थे, अब तो हमें अपना भी कोई भरोसा नहीं लगता। 2 दिन पहले ही हमारे 2 साथियों की मौत हुई है। हम तो ये आए दिन हमें यही लगा रहता है हमारी कब आंखें बंद हो जाएंगी। बेटे अब तू भी चला जाएगा, अब हमारा क्या होगा। और ये सोच सोच कर दोनों वृद्ध दादा और दादी जी रोने लगते हैं। तभी कनक कहती है दादाजी आप रो मत, रोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिंस आपके पास नहीं आएंगे तो हर हफ्ते मैं आपसे मिलने आऊँगी। जैसे प्रिंस आपके बेटा ऐसे मैं भी आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी बनकर मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी। आप प्रिंस के ही दादा दादी जी नहीं हैं, आप मेरी भी दादा और दादी जी हैं। प्रिंस मान जाता है और प्रिंस 1 साल के लिए महाराष्ट्र चला जाता है। उसके बाद वही कनक रोज़ हर हफ्ते जैसे ही टाइम मिलता है दादा और दादी जी से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाती है। कनक के माता पिता भी प्रिंस के माता पिता से बहुत अच्छे थे, समझदार थे। वो जानते थे प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है और हमारी बेटी है दादा और दादी जी से मिलने जाती है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है इसलिए, और हमारी बेटी प्रिंस से प्यार करती है, प्रिंस अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहते, आने जाने की पूरी छूट दे रखी होती है। दोस्तों इधर प्रिंस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, प्रिंस वापस आता है और अपने दादा दादी जी को वृद्धाश्रम से ले आता है और अपना एक रूम लेता है, कमरा लेता है और अपने साथ में दादाजी और दादी जी को रखने लगता है। कनक भी आती जाती रहती है। इधर दादा और दादी जी चाहते हैं कि बेटा कनक बहुत अच्छी लड़की है, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। उनके घर वालों से बात करते हैं और मंदिर में दोनों लोग शादी कर लेते हैं। प्रिंस के माता पिता को जब पता चलता है कि हमारे बेटे ने लड़की से अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो उनको बड़ा बुरा लगता है, दुख होता है और वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। प्रिंस के पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू हमारा बेटा है या उनका बेटा है, तूने उनके कहने से और उस लड़की से शादी कर ली, हमें तूने पूछा तक नहीं, हमें तूने बताया तक नहीं। प्रिंस बोलता है आप बेटा होने की दुआई ना ही दें तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप बेटे का धर्म कैसे निभाते हैं, आपने दादा और दादी जी को कितना दुख दिया है, आप तो दुआई ना ही दें तो अच्छा है। तुमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जुल्म नहीं किए उन पर। अरे वो अपने दादा थे, अपनी दादी थी और आपने उन लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया था, मैं ऐसा नहीं देख सकता और मुझे जो अच्छा लगा अब मैं अपने मन से वो कर रहा हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है जो तुम लोगों ने किया, ऐसे बोलता है और उनकी बात नहीं मानता है। दोस्तों थोड़ा समय और गुजर जाता है, दोनों खुशहाल होते हैं, दादाजी और दादी जी और कनक और प्रिंस चारों लोग एक मकान खरीदते हैं, घर बनाते हैं अपना और उसमें रहने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा और इकट्ठा हो जाता है तो सारे लोगों को बुलाकर फिर से वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद प्रिंस के माता पिता बोलते हैं बेटा जो हो गया वो ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अब सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। उनको अपनी गलती का पूरा एहसास होने लगता है कि हमने जो किया वो बहुत गलत किया, माँ बाप के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे पर जो कुछ था वो माँ बाप का दिया हुआ था, लेकिन हमारे बेटे ने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा कर लिया है और अपने दादा और दादी जी की सेवा भी करता है। दोस्तों दादा दादी जी दोनों से वो बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बाप और माँ तो माँ ही होते हैं। उन्होंने बच्चों को माफ़ कर दिया और सारे लोग इकट्ठे एक ही परिवार में रहने लगे। आज वो पूरा परिवार है, खुशहाल है, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनको भी सबक मिल चुका है। प्रिंस के माता पिता को बहुत अच्छा सबक मिला है, प्रिंस ने सबको अच्छा सबक सिखाया और धीरे धीरे अब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। 1 साल गुजर जाने के बाद प्रिंस की भी एक छोटी सी बेटी होती है और दादा दादी उसको बहुत लाड़ प्यार से अपने गोद से भी नीचे नहीं उतरने देते, बहुत खुश रखते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी कहानी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों हमारा
उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज में जागरूकता लाना है। अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।